ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी ASD को समझना कई माता-पिता और देखभाल करने वालों के लिए एक सफ़र जैसा हो सकता है। आज हम इसी सफ़र में साथ देने के लिए कुछ ज़रूरी और भरोसेमंद जानकारी पर बात करेंगे, ताकि अपने बच्चे की मदद करने के सबसे अच्छे तरीके खोजे जा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इन 6 ज़रूरी मुद्दों पर नज़र डालेंगे। हम शुरुआती लक्षणों को पहचानने से शुरू करेंगे, फिर डायग्नोसिस और थेरेपी को समझेंगे और आखिर में कुछ प्रैक्टिकल टिप्स और एक पॉजिटिव नज़रिए पर बात करेंगे। किसी भी सफ़र का जो पहला कदम होता है वो अक्सर थोड़ा मुश्किल लगता है, और ASD को समझने की शुरुआत होती है इसकी शुरुआती संकेतों को पहचानने से। देखिए, अपने बच्चे के विकास के बारे में सोचना या थोड़ी चिंता करना ये बिल्कुल नॉर्मल है। हो सकता है कुछ चीज़ें नोटिस की हों जो थोड़ी अलग लग रही हों। ये जानना कि आखिर किन बातों पर ध्यान देना है, सही मदद की तरफ बढ़ने का पहला और सबसे ज़रूरी कदम हो सकता है। तो वो कौन से रेड फ्लैग या शुरुआती संकेत हैं जिन पर एक्सपर्ट्स ध्यान देने को कहते हैं? एक बहुत बड़ा संकेत है डेवलपमेंटल रिग्रेशन। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई बच्चा पहले कुछ शब्द जैसे मम्मा, पापा बोलना सीख गया था और फिर अचानक उसने बोलना बंद कर दिया। या फिर अगर बच्चा दूसरों से घुलता मिलता नहीं है, यहाँ तक कि अपने माता पिता से भी ज़्यादा जुड़ाव नहीं दिखाता या दोस्तों के साथ खेलने से बचता है, तो ये कुछ ऐसे संकेत हैं जिन पर गौर करना ज़रूरी हो जाता है। तो फिर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर असल में है क्या? देखिए, इसे एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन माना जाता है, जिसे 2 मुख्य चीज़ों से पहचाना जाता है। पहली, सामाजिक बातचीत और जुड़ाव में लगातार कमी, और दूसरी, व्यवहार, पसंद या एक्टिविटीज़ का बहुत सीमित और एक जैसा बार बार दोहराया जाना। अब ये बार बार दोहराए जाने वाले व्यवहार दिखते कैसे हैं? इसमें किसी की कही बात को बार बार दोहराना शामिल हो सकता है, जिसे इकोलेलिया कहते हैं। या फिर हाथों को एक खास तरीके से हिलाना, खिलौनों को हमेशा एक सीधी लाइन में ही लगाना, या फिर घूमती हुई चीज़ों जैसे पंखे या गाड़ी के पहिए को घंटों तक देखते रहना। कुछ बच्चों में सेंसरी इशू भी होते हैं, जैसे उन्हें कुछ खास तरह के कपड़े पहनना बिल्कुल पसंद नहीं होता। अगला कदम आता है डायग्नोसिस का। कई बार माता-पिता टेस्टिंग के नाम से ही घबरा जाते हैं, लेकिन इसे डर की तरह नहीं, बल्कि बच्चे के लिए क्या सही है ये समझने की दिशा में एक ज़रूरी कदम की तरह देखना चाहिए। भारत में ऑटिज्म को समझने और उसका मूल्यांकन करने के लिए एक खास टूल इस्तेमाल होता है। इसका नाम है इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म, यानी ISIA। चलिए ज़रा इसे समझते हैं। तो ये ISAL स्केल असल में 40 सवालों की एक रेटिंग स्केल है। ये बच्चे के व्यवहार को 6 अलग-अलग हिस्सों में देखती है, जैसे सोशल इंटरैक्शन, कम्युनिकेशन, सेंसरी आदतें और बिहेवियर पैटर्न। इस टेस्ट से न सिर्फ ऑटिज्म की पुष्टि करने में मदद मिलती है, बल्कि ये भी पता चलता है कि इसका असर कितना है, हल्का, मध्यम या गंभीर। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि डायग्नोसिस को एक लेबल की तरह बिल्कुल न देखें। सच तो ये है कि ये एक रोड मैप की तरह है, जो हमें बच्चे की ज़रूरतों को बेहतर ढंग से समझने और उसके लिए एक सही सपोर्ट प्लान बनाने का रास्ता दिखाता है। एक बार जब डायग्नोसिस हो जाता है, तो सवाल उठता है, अब आगे क्या? यहीं पर ABA थेरेपी जैसी साइंटिफिकली प्रूवन मेथड्स काम आती हैं। अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस या ABA एक साइंटिफिक थेरेपी है। इसका सीधा लक्ष्य है सीखने के तरीकों का इस्तेमाल करके बच्चे के अच्छे व्यवहार को बढ़ावा देना और उन व्यवहारों को कम करना जो उसकी तरक्की में रुकावट बन रहे हैं। और हाँ, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ABA थेरेपी कोई वन साइज फिट्स ऑल सॉल्यूशन नहीं है। मतलब ये हर बच्चे के लिए अलग-अलग तरीके से तैयार की जाती है। थेरेपिस्ट बच्चे की ज़रूरतों, उसके घर के माहौल और जो लक्ष्य तय किए गए हैं उनके आधार पर एक पर्सनल प्लान बनाते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, रिसर्च भी इसे सपोर्ट करती है। एक मेटा एनालिसिस में पाया गया कि ABA थेरेपी का बच्चों की दिमागी क्षमता, भाषा के विकास और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के व्यवहार पर काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव असर पड़ता है। तो सवाल ये है कि ABA थेरेपी काम कैसे करती है? इसकी जो बुनियाद है वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नाम की एक बहुत पावरफुल टेक्निक पर टिकी है। इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारा लक्ष्य है कि बच्चा खेलने के बाद अपने खिलौने वापस सही जगह पर रखे। थेरेपिस्ट प्यार से बच्चे को याद दिलाता है या थोड़ी मदद करता है।
जैसे ही बच्चा ऐसा करता है उसे फौरन शाबाशी मिलती है, जैसे वाह बहुत अच्छा काम किया, उसके लिए तालियां बजती हैं या उसे एक छोटा सा स्टार मिलता है। नतीजा, बच्चा उस अच्छे व्यवहार को बार बार दोहराना सीखता है। और ये शाबाशी या इनाम कई तरह का हो सकता है। ये एक मुस्कान या हाई फाइव जैसा सोशल हो सकता है, एक स्टिकर या छोटा खिलौना हो सकता है, या फिर बच्चे को उसका पसंदीदा गेम खेलने देना जैसी कोई एक्टिविटी भी हो सकती है। सबसे अच्छा तरीका वही है जो उस बच्चे को मोटिवेट करे। ये सफ़र सिर्फ थेरेपिस्ट का नहीं होता। असल में इसमें सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी रोल तो देखभाल करने वालों का ही होता है। तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स पर बात करते हैं जो बहुत काम आ सकती हैं। कुछ बातें हैं जो इस सफ़र में बहुत मदद करती हैं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है धैर्य। देखिए, व्यवहार में बदलाव रातों रात नहीं आता, इसमें वक्त लगता है। दूसरी बात है निरंतरता, यानी कंसिस्टेंसी। ये बहुत ज़रूरी है कि घर पर, स्कूल में और थेरेपी में सभी लोग एक जैसे तरीकों का ही इस्तेमाल करें। इससे बच्चा कंफ्यूज नहीं होता और सीखना आसान हो जाता है। तीसरी टिप, छोटी छोटी कामयाबियों को भी सेलिब्रेट करें। हर छोटा कदम भी बहुत मायने रखता है। जब हम उसे सराहते हैं तो बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है और वो और कोशिश करता है। और आखिर में, जो शायद सबसे ज़रूरी है, वो है अपना भी ध्यान रखना। एक स्पेशल बच्चे की देखभाल करना इमोशनली थका देने वाला हो सकता है। याद रखिए, आप अच्छी तरह से सपोर्ट तभी दे पाएंगे जब आप खुद मानसिक और शारीरिक रूप से ठीक होंगे। सही जानकारी, सही सपोर्ट और सही तरीकों के साथ आने वाला कल यकीनन उम्मीदों से भरा है। तो चलिए, इस एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। हम सब मिलकर एक ऐसा समाज कैसे बना सकते हैं जो इन बच्चों के दुनिया को देखने के अनोखे तरीके को न सिर्फ सपोर्ट करे बल्कि उसे सेलिब्रेट भी करे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की ज़रूरत है।